हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 6। तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे एंजाइम्स वाला पार्ट, है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये एंजाइम का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चंस जो हैं हमारे नीट एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आज हम इसी पार्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो मैंने पहले भी कई बार ये बताया है कि एंजाइम्स का जो केमिकल नेचर होता है वो प्रोटीनिशियस होता है, यानी कि वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है। तो जब भी एंजाइम्स पहले से बनाकर नहीं रखे जाते सेल्स के अंदर, जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तभी इनको सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है ना। और तब एंजाइम्स बनते हैं। सो देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एन एंजाइम। कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। इन जो है न्यूक्लिक एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स। ऐसे न्यूक्लिक एसिड राइबोजाइम्स कहलाते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो हमने प्रोटीन वाले पार्ट में वहां पर स्टडी किया था कि प्रोटीन के ना अलग अलग कन्फर्मेशंस होते हैं, है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो यहां पर आप देखिए, एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो किसी भी प्रोटीन की तरह एंजाइम का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अमीनो एसिड जो है वो एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, है ना। और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अमीनो एसिड जो है वो आपस में बंधे होते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ सेकेंडरी एंड अ टर्शरी स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोटीन की तरह इनमें सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है। तो जैसे आपने देखा था कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंफर्मेशंस जो होते हैं प्रोटीन के, उसी तरीके से एंजाइम में भी हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो अ टर्शरी स्ट्रक्चर बैकबोन ऑफ द प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन की जो है ना, ये बैकबोन है क्या? उसका टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन का बैकबोन कहलाता है। और इसमें जो है वो चेन जो है वो क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हेंस मेनी क्रेवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड। तो इसमें बहुत सारे जो क्रेवाइसेस और जो पॉकेट्स होते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो ये जो है आपके कोई भी एंजाइम आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको जो है इस तरीके से ग्रूव्स देखने को मिलेंगे, है ना। रिजेस एंड ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो जाकर फिट होता है। सबस्ट्रेट जो है वो इसमें जाकर फिट हो जाता है। और सबस्ट्रेट जब इसमें फिट होता है तभी तो उसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है। और सबस्ट्रेट फिर क्या बना लेता है? ये जो रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम। ठीक है ना। सो टर्शरी स्ट्रक्चर इज अ बैकबोन ऑफ अ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन का जो बैकबोन होता है वो उसका क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर, है ना। और ये फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, अपने आप को फोल्ड करता है, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बनाता है। और इसके साथ उसमें छोटे छोटे ना पॉकेट्स बन जाते हैं। ये पॉकेट्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? एक्टिव साइट्स कहलाते हैं। यही जो एक्टिव साइट्स होता है वो, अब जैसे देखिए यहां पर एक्टिव साइट्स थे, यहां पर, है ना। ये जो इस तरीके से डिप्रेशन यहां पर बने थे क्रिस क्रॉस करके, यहां पर एक्टिव साइट्स थे और उसी में देखिए सबस्ट्रेट आकर फिट हो गया। तो एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम का वो साइट होता है जिससे कि सबस्ट्रेट जाकर अटैच होता है ना। इन पॉकेट्स में ये एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सबस्ट्रेट जाकर उनसे अटैच होता है। An active site of an enzyme is a crevice or a pocket into which the substrate fit। तो उसमें जो है वो substrate जो आके जाके fit हो जाता है। Thus enzymes through their active sites catalyzes the reactions at a higher rate, है ना। तो ये जो एंजाइम जो होता है अपने एक्टिव साइट्स की वजह से, है ना, इसी एक्टिव साइट्स जितने होंगे उतना ज्यादा वो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से जो है वो इंटरैक्ट कर पाएगा और अपने प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। और वो कैटेलाइज कर पाएगा रिएक्शन को हाई रेट से। ठीक है।
Enzyme catalyst differ from the inorganic catalyst in many ways, but one major difference need mention, है ना? एंजाइम का जो कैटलिस्ट एक्टिविटी होती है, एंजाइम की अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट अ हायर टेम्परेचर, है ना? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, आप जनरली कोई भी जो है रिएक्शंस देखिए जो कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के थ्रू रन करता है, वहां पर टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाने की जिक्र किया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाइए, यानी कि हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट होती है। While enzyme get damage at say above 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एंजाइम के केस में हायर टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एंजाइम का जो नेचर है वो क्या है, प्रोटीनिशियस, है ना? वो प्रोटीन के बने हुए हैं, और हायर टेम्परेचर पे जाने पर प्रोटीन डीनेचर हो जाता है ना? तो इसलिए हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम कैटलिस्ट से डिफरेंट होते हैं। उनकी एक्टिविटी के लिए, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के एक्टिविटी के लिए हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एंजाइम कैटलिस्ट के लिए हायर टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती, है ना? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो खत्म ही हो जाएगा एंजाइम, तो वो रिएक्शन कैसे करा पाएगा, राइट? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। However, enzyme isolated from the organism who normally live under the extremely higher temperature, जो कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, जैसे कि हॉट वेंट्स में रहते हैं, है ना? सल्फर स्प्रिंग्स में, जहां की टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पर टेम्परेचर बहुत लो भी होता है ना? कम भी होता है। So, they are stable and retain their catalytic power at even high temperature, है ना? 80 to minus 9 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी जो है वो एंजाइम रहते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। So the thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from the thermophilic organism. So ये जो thermophiles बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके एंजाइम में ये खास बात होती है कि 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी उनका जो एंजाइम है वो डीनेचर नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, यानी कि उसमें कुछ तो ऐसी जो एंजाइम्स में है उनके अंदर कुछ तो ऐसी खास बात होगी जिसकी वजह से वो इतने हायर टेम्परेचर पे भी जो होते हैं अपने आप को बचा कर रखते हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि थर्मोएसिडोफिलिक ऑर्गेनिज्म या थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है। So to understand the enzyme, let us first understand a chemical reaction. चलिए अब हम देखेंगे कि एंजाइम अपने केमिकल रिएक्शंस को कैसे करता है ना? इसके लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइम जो है रिएक्शंस ही कैसे होते हैं। सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन को समझिए। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। हमें केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें दो तरह के चेंजेस देखे जाते हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज, है ना? So the physical change simply refers to the change in the shape without breaking of bonds, and this is a physical process. तो physical change वो change होता है जो इसके सिर्फ जो है ना शेप चेंज में जो है वो ले आता है, यानी कि शेप खाली चेंज हो रहा है, और ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, बॉन्ड्स के ब्रेक हो जाने की वजह से, एंड दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। यहां पर बॉन्ड्स का ब्रेकेज नहीं हो रहा है, विदाउट ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड कोई नई चीज नहीं बन रही है ना? ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ शेप चेंज हो जा रहा है, उसका कंपाउंड अभी भी वही है। अनदर फिजिकल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पेपर लीजिए, पेपर को आप छोटे छोटे पीसेस में जो है ब्रेक कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो अभी भी तो वो पेपर ही है, कोई नया सब्सटेंस यहां पर नहीं बना है ना? शेप जरूर चेंज हो गया उसका। Another physical process is the change in the state of matter. Ice melt into water and when water becomes vapor, ice को लीजिए और उसको आप हीट करिए, तो वो किस में बदल जाएगा, वो वाटर में बदल जाएगा, और वाटर को
दोबारा उसको आप हीट करते रहिए तो वाटर जो है वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, है ना। ये चेंजेस हम देखते हैं, बट ये चेंजेस कैसी चेंजेस हैं? ये चेंजेस भी हमारे फिजिकल चेंज जैसे ही हैं, ये भी एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल चेंज फिर क्या होता है। केमिकल चेंज में हमें क्या देखने को मिलता है? सो द केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। केमिकल चेंज के दौरान हमें दो चेंजेस देखने को मिलती है। क्या है वो? अ फिजिकल चेंज सिंपली रिफर्स टू द चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। लेकिन केमिकल चेंज में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर देखिए, अनदर फिजिकल प्रोसेस इज द चेंज इज द स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें कि हमने पहले ही बात कर ली है कि आइस जो है वो मेल्ट करता है वाटर में, और वाटर जो फिर वेपराइज कर जाता है ना। तो देयर आर आल्सो दीज आर आल्सो फिजिकल प्रोसेस। However, when bonds are broken, a new bonds are formed during the transformation. This will called a chemical change. लेकिन अब यहीं पर देखिए, एक केमिकल रिएक्शंस की बात की गई। अभी हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। तो अब ये देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड था, और H2SO4 था। सो यहाँ पर क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट और वाटर। यहाँ से जो सल्फेट था वो यहाँ पर जाके बेरियम से अटैच हो गया, सो बेरियम सल्फेट बन गया, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो निकल गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उससे कंबाइन करके ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड्स का ब्रेकिंग हो रहा है ना। यहाँ पे भी बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन भी रहे हैं, है ना, यानी कि नए केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं। सो ये जो है वो केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो कैसे चेंज हैं? केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन में जो है वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो होना अनिवार्य है, पहली चीज तो ये। जबकि फिजिकल प्रोसेस में हमने जिक्र किया था कि फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी तरह के बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, है ना। और केमिकल रिएक्शन के केस में हमें बॉन्ड का ब्रेक होना अनिवार्य है। अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो नए सब्सटेंसेस नहीं बनेंगे, और हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ही जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर देखिए एक रिएक्शन को यहां पर दर्शाया गया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च जो है एक जो है वो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड है ना, और कॉम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो है ये कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो प्लांट्स के केस में जो है ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो है हमें स्टार्च बनता हुआ दिखाई देता है। अब ये स्टार्च तो बन गया है, लेकिन कई टाइम ऐसा भी होता है कि प्लांट्स जो है ना अपनी सारी लीव्स को जो होता है वो शेड कर देता है ना। ये आपका जो है वो ऑटम सीजन जब आता है तो उस टाइम सारे लीव्स की, पतझड़ का सीजन जिसको हम बोलते हैं, लीव्स झड़ जाती हैं। तो उस टाइम जो है प्लांट्स अपने जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसको दोबारा हाइड्रोलाइज करता है और उससे अपने फूड को उस टाइम लेता रहता है। हालांकि उस टाइम उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काफी कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी की तो आवश्यकता उसको भी है। तो उस टाइम वो क्या करता है कि स्टार्च जो स्टोर्ड फॉर्म में है उसको हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस क्यों करता है और किस में करता है? हाइड्रोलिसिस इसलिए करता है क्योंकि स्टार्च जो है ना वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। एनर्जी तो हमें ग्लूकोज से मिलेगी जो कि सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, 6 कार्बन वाला। ऐसे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन वाले जो है वो भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लेकिन बेसिकली जो एनर्जी आपको देता है वो ग्लूकोज देता है कोशिकाओं में रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा। अब जब स्टार्च को स्टोर्ड फॉर्म में रख लिया गया था तो अब उसको हाइड्रोलाइज करने का टाइम आ गया। तो हाइड्रोलिसिस के लिए जो है कुछ एंजाइम्स की यहां पर जरूरत पड़ती है और स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है ग्लूकोज में, ठीक है। और ये भी एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। हम स्टार्च खाते भी हैं, पोटैटो खाते हैं ना, उसमें क्या है? स्टार्च है। राइस आप खा रहे हैं, स्टार्च है। इन सब फूड मटेरियल में आपको स्टार्च मिलेगा।
तो जैसे ही स्टार्च आप खाते हैं, आपके माउथ में सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम आता है ना? और वहां पर थोड़ा फूड का डाइजेशन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो स्टार्च का डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो वो ही भी वहां पे भी हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च आप कह सकते हैं। और ये कैसी रिएक्शन है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। Rate of physical or the chemical process refers to the amount of product formed per unit time. तो चलिए इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। स्टार्च जो है वो सेलेवरी एमाइलेज के द्वारा जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, या फिर डाइसेक्राइड में भी कई बार कर दिया जाता है। तो आप यहां पर देखिए, ये है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये प्रोडक्ट के रेट को डिसाइड कर रहा है कि ये जो हमारा ग्लूकोज बनेगा ना, ये किस रेट से बनेगा। हम्म ये टाइम डिपेंडेंट है। तो रेट ऑफ फिजिकल और द केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो है वो रेट ऑफ, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, उसको दर्शाता है। ठीक है? सो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, है ना? रेट जो है वो वेलोसिटी को भी डिनोट करता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। और ये डायरेक्शन भी बताता है कि हमारा रिएक्शन जो है ना वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी दर्शाता है। Rate of physical and chemical processes are influenced by the temperature among the other factors. तो बहुत सारे फैक्टर्स इस रेट को डिटरमाइन करते हैं, है ना? जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बढ़ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना? हमने डायरेक्शन की भी बात की थी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो अब प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं एंजाइम की हेल्प से, एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। ठीक है? सो अब यहां पर जो है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस रेट को, है ना, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इस रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें से कौन सा फैक्टर है? उनमें से सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन यहां पर हम जिक्र करेंगे टेम्परेचर की। A general rule of thumb is that the rate doubles or decrease by half for every 10 degree centigrade change in the either direction. अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो या तो इससे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगी। दोनों प्रोसेस हो सकती हैं। ये एक थंब रूल है। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर कोई रिएक्शन जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हो रहा है एंजाइम से, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, 30 कर दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। पहले 10,000 मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट के बन रहे थे, अब 20,000 बन रहे हैं, डबल हो गया रेट, है ना? कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर आप 30 से 40 कर देते हैं, तो वहां पर जो है वो उसकी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। वहां पर देखा गया है कि कई बार जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जो है वो डाउन हो जाता है। तो कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट अ रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो हमेशा ये बात बिल्कुल सच है कि कोई रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो वैसे भी होते हैं, है ना? कोई भी रिएक्शन हो रहा है, जैसे एंजाइम एब्सेंस होने पर भी वो रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बड़ा स्लो हो रहा है ना? रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो है एब्सेंस ऑफ एंजाइम में, एब्सेंस ऑफ एंजाइम में। लेकिन जैसे ही एंजाइम आ जाता है, फास्ट हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना जो होता है वो बढ़ जाता है। ये जनरली हमें देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है? When enzyme catalyzed reactions are observed, तो हम जब भी enzyme catalyzed reactions को देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction, है ना? तो वहां पर हम देखते हैं कि rate of जो है वो catalyzed reaction जो होता है वो कई गुना ज्यादा होता है, और uncatalyzed reaction में rate of reaction काफी स्लो है। ये हमें देखने को जनरली मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके कार्बोलिक एसिड जो है वो यहाँ पे बना रहा है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। Now, in the absence of any enzyme, this reaction is very slow. Reaction तो हो रहा है, लेकिन बड़ा slow हो रहा है, बहुत धीरे धीरे ये reactions हो रहे हैं, है ना? Now, with about 200 molecules, H2CO3 being formed in an hour, है ना? एक घंटे में जो है वो 200 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड के बन रहे हैं। ये तब देखा गया है, कब? एब्सेंस ऑफ एंजाइम में। ठीक है। एंजाइम प्रेजेंट नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना रही है H2CO3 और 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक घंटे में बन रहे हैं। ये तब है जब हमारे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं, बाय यूजिंग एंजाइम, अब एंजाइम ले आते हैं, है ना, प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब हमारे साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहां पर देखिए एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक एंजाइम, और इस एंजाइम में भी यही बन रहा है H2CO3, H2CO3। लेकिन जरा आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिए, 600,000। यहां पर एक घंटे में, 1 आवर में सिर्फ 200 आपके कार्बोनिक जो है वो कार्बोनिक एसिड बन रहा है, जबकि एंजाइम के प्रेजेंट में आपके 600,000 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाता है एंजाइम के प्रेजेंस में। एंजाइम के आते ही रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि एंजाइम प्रेजेंट होगा तभी रिएक्शन होगा, होगा रिएक्शन, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होगा। एंजाइम के प्रेजेंस होते ही रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना बढ़ जाता है। The enzyme has accelerated the reaction rate by 10 million times। तो यहां इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि 10 मिलियन, है ना, 10 मिलियन टाइम्स जो है ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया है, 10 मिलियन टाइम्स। एंड देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ईच कैटालाइजिंग यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इस तरीके से जो है ना, कम से कम जो है 1000 तरीके के जो है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस मिल जाएंगे, जो कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, है ना, एंजाइम बेस्ड रिएक्शन होते हैं। और ये बड़े यूनिक केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो है ना वो गवर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके एब्सेंस में रिएक्शन तो होगा लेकिन बड़ा ही स्लो होगा। प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, है ना। ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में है। इसीलिए इस तरह के एंजाइम्स जो है वो ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होते हैं जब जरूरत होती है, क्योंकि इन एंजाइम्स को बनाने के लिए भी तो बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है? वो एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में ही तो आती है। अब ये एटीपी ही अगर जो है वो बहुत ज्यादा खर्च कर लिया जाएगा तो फिर कहाँ से वो एनर्जी जो है वो ड्रेन होगी। इसीलिए जो है जब जरूरत होती है एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है और एंजाइम उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस को टेक केयर करता है, यानी कि उस तरह के रिएक्शंस को कराता है। A multi-step chemical reaction when each step is catalyzed by the same enzyme complex or a different enzyme, it is called metabolic pathway, है ना। अब आप ये देखिए, यहां पर जो है वो ग्लूकोज है और यहां पर 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, और यहां पर देखिए, यहां पर ग्लूकोज और पायरुविक एसिड का जो रिएक्शन है वो कैसे है, C6H12O6 प्लस O2 गिव 2CH3H4O3 प्लस 2H2। ये जो है हमारा पायरुविक एसिड है, ये हमारा
जो है वो ग्लूकोज है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि कई एक स्टेप्स होते हैं ना, वो मल्टी स्टेप ऑफ रिएक्शन होते हैं। अगर आपको याद हो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप, है ना, ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो कहां पर हो रही होती है? ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो सेल के न्यूक्लियस है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। सो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रही है। और ये कितने स्टेप रिएक्शन है? ये 10 स्टेप रिएक्शन। 10 स्टेप में ये पूरा कन्वर्जन हो पाता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, है ना। सो आप देख सकते हैं ग्लूकोज जो हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि पायरुविक एसिड जो है वो सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड है ना, सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड है। सो यहां पर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और ये इतना सिंपल नहीं है कि एक स्टेप, एक ही रिएक्शन जो आया और उसको करा दिया, नहीं, ये 10 स्टेप रिएक्शन है और आपको इसके लिए 10 डिफरेंट एंजाइम्स की आवश्यकता है। 10 अलग तरीके के एंजाइम, एक रिएक्शन एक एंजाइम जो है वो वहां पर गवर्न करता है। यानी कि एक चेंज जो है वो एक रिएक्शन एक एंजाइम के द्वारा हो रहा है, दूसरा चेंज जो है वो दूसरे एंजाइम के द्वारा हो रहा है। और इस तरीके से ये जो 10 एंजाइम्स हैं वो 10 स्टेप ऑफ रिएक्शन को फॉलो करते हैं, तब जाकर यहां पर पायरुविक एसिड जो है वो बनता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा साइटोप्लाज्म। ठीक है। सो मल्टी step enzyme reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex और a different enzyme is called a metabolic pathway। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है ना हमारा, ये क्या है? ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है ना, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। So it is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through the 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction, है ना। तो मैंने यही समझाने की कोशिश यहाँ पर की है आपको कि यहाँ पर 10 अलग अलग तरीके के जो है वो रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं। 10 अलग अलग तरीके के स्टेप वाइज रिएक्शन होंगे और वो जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो इसी तरीके से होते हैं। इन रिएक्शंस को हम एक्चुअली कहते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। These reaction is started in the process of glycolysis in the respiration process। ये हमारे रेस्पिरेशन का इनिशियल प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, है ना। तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन है। यानी कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बनना ही बनना है, चाहे वो जो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। सो एट दिस स्टेज यू शुड नो that this very metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to variety of metabolic end products। तो हर स्टेप में जो है ना, जो आपका एंड प्रोडक्ट बन रहा है एक रिएक्शन के द्वारा, एक रिएक्शन, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पायरुविक एसिड बनने में इस्तेमाल हो, वो और भी दूसरे प्रोसेस में बनने में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है ना। सो इस तरीके से ये बहुत सारे एंजाइम जो है लिंक्ड रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे रिएक्शंस के लिए जो है ना वो जो है वो सबस्ट्रेट के लिए तरह काम कर सकता है। जैसे ये देखिए ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। यानी कि छठवें कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप हो जा रहा है और इसके लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम चाहिए। काइनेज ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज एंजाइम यहां पर यूज होता है। इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अब ये लेकिन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो है, इसके इंटरमीडिएट की तरह यहां पर काम कर रहा है, लेकिन ये दूसरे जो है स्टेप्स, दूसरे रिएक्शंस के लिए या दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये यहां पर प्रोडक्ट बना है, लेकिन ये दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो है ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरी जगह भी हो सकता है ना। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि टू एडिशनल रिएक्शन गिव राइज टू अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको
अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। So in our skeletal muscles under anaerobic condition, lactic acid is formed, है ना। हमारे जो है वो skeletal muscles के अंदर जो है anaerobic condition lactic acid बन जाती है। कब बनती है भाई? जब आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब आप रनिंग कर रहे होते हैं, तो कई बार आपके मसल्स में जो क्या पड़ जाते हैं, क्रैम्प पड़ जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि आप रनिंग कर रहे हैं और आपको रनिंग के लिए कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। हम्म सो देखिए, हमारा जो है प्रोसेस जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें जो है वो ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर जो है वो क्रेब्स साइकिल चलता है, फिर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, और तब जाके आपको एटीपी मिलता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ एटीपी जो होता है वो 36 के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं एनाएरोबिक। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपको एनर्जी मिलती है, किसके थ्रू मिलती है? वो मिलती है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, 2 एटीपी। और यहाँ पे भी 2 एटीपी बन रहा है। इस प्रोसेस में 2 एटीपी बनता है। क्रेब्स साइकिल में भी बनता है एक जीटीपी और एक एटीपी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है आपके जो ठीक है, सो यहाँ पर जो है क्रेब्स साइकिल के द्वारा और ईटीएस ट्रांसपोर्ट के द्वारा बाकी जो है वो एटीपी यहाँ पर बनती है। तो अब देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। क्रेब्स साइकिल बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो जाएंगे, तब आपको जाकर वहीं कहीं एनर्जी मिलेगी। जबकि यहाँ पर एनाएरोबिक प्रोसेस चलती है ना, तो ग्लाइकोलिसिस 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 कंटीन्यूअस फॉर्म में चल रही है और आपको 2 एटीपी तो मिल ही रहा है। सो क्या होता है कि आप तो रनिंग कर रहे हैं भाई, आपको तो कंटीन्यूअस एनर्जी की जरूरत है। सो वहां पर जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कंटीन्यूअस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और आपको एनर्जी देने की कोशिश करता है वो 2 एटीपी। अच्छा चलिए, 2 एटीपी 2 एटीपी ये दिया जा रहा है, लेकिन ये जो इतना सारा ग्लाइकोलिसिस जो हुआ है, जो यहाँ पर पाइरुविक एसिड हुआ है, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और आपके जो है वो मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। ये एनाएरोबिक कंडीशंस में जब आपके मसल्स में जो है एनाएरोबिक वाला रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, तब होता है। तो अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। नॉर्मल में तो पायरुविक एसिड यहाँ पर बन ही रहा है, यहाँ ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है, लेकिन वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एंटर करता है, और फिर तब जाकर आपको एटीपी की एनर्जी मिलती है। ठीक है। सो इन ईस्ट की बात करें, अगर हम खमीर में कोशिकाओं, ये एक फर्मेंट, ये जो है वो एक फंगस है ईस्ट। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पायरुविक एसिड ना बनाकर ये बनाता है इथेनॉल, है ना। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड जो कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है? इथेनॉल या अल्कोहल। So hence in different condition different products are possible. Substrate कई हो सकता है। आप देखिए, यहाँ पर सबस्ट्रेट ग्लाइकोलिसिस था, उसको ले जाया जा रहा है अलग स्टेप में, क्रेब्स साइकिल में। यहाँ पर भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, यहाँ पर जो है वो पायरुविक एसिड बन रहा है और उसको ले जाया जा रहा है लैक्टिक एसिड बनाने के लिए। एक और प्रोसेस है एनाएरोबिक का ही, वहां पर भी पायरुविक एसिड बन रहा है, लेकिन वहां पर इथेनॉल बनाने के लिए उसको ले जाया जा रहा है। ठीक है। सो हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो इस तरीके से जो है ये एंजाइम है, इतने तरह के केमिकल रिएक्शंस कैसे कर पाते हैं? सो द केमिकल्स आर द मेटाबॉलिक कन्वर्जन refers to a reaction. The chemical which is converted into a product is called substrate. तो केमिकल्स, है ना,
जो प्रोडक्ट में बदल दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए सबस्ट्रेट आएगा, यहां पर एंजाइम आएगा। दोनों को हमने ऐड किया, क्या बनाएगा यहां पर? यहां बनाएगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फिर इसके बाद क्या बनाएगा? प्रोडक्ट और एंजाइम रिलीज हो जाएगा। ये जो एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ था वही आपको एंड में यहाँ पर मिलेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पर वो सबस्ट्रेट से क्या बना देगा? प्रोडक्ट। ठीक है ना? सो द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो ये जो केमिकल प्रोडक्ट में बदल गया, ये क्या चीज बदला है? सबस्ट्रेट ही बदला है। हेंस एंजाइम that is the protein with the three-dimensional structure including active sites convert substrate into product। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पर क्या चीज जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रही है? एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को यहाँ पर प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। So symbolically there can be depicted as S is changed to P, है ना? यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में इस तरीके से बदल दिया गया। So substrate S as a bind the enzyme at its active site, है ना? तो ये जो है वो एक्टिव साइट्स जो होती हैं, देखिए एंजाइम के हमारा अगर ऐसे एंजाइम है हमारा और हमारा ये सबस्ट्रेट, इस तरीके से आपके पास सबस्ट्रेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास क्या है? एंजाइम। ठीक है? तो अब ये क्या होगा, इस यहाँ पे ना एक्टिव साइट्स होंगे। एक्टिव साइट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इसमें जो है कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे होते हैं जो कि सबस्ट्रेट से काफी अच्छे से बॉन्ड बनते हैं, है ना? एक्टिव साइट्स उनको बोलते हैं। ये क्लेफ्ट या फिर पॉकेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सबस्ट्रेट पे। ध्यान रखना है आपको। सबस्ट्रेट हैज अ बाइंड द एंजाइम एट एक्टिव, सॉरी ये जो है वो एंजाइम पे प्रेजेंट है, ये आपका बड़ा वाला एंजाइम है ना? सो द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट को जो है डिफ्यूज करके किसके पास जाना है? एक्टिव साइट्स के पास जाना है। और दिस देयर इज दस अ obligatory formation of an ES complex। तो यहां पर देखिए S है, एंजाइम है और यहाँ पर E+S है ना, ES कॉम्प्लेक्स, ये दोनों जुड़ रहे हैं और यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन, थोड़े टाइम के लिए दोनों अटैच रहते हैं। E stand for enzyme and S for substrate। This complex formation is transient phenomena। ये जो है ना थोड़ी देर के लिए ये फिनोमेना होता है जिसमें कि जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो आपस में कंबाइन होकर रहते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिएंट फिनोमेना बोला गया। एक स्टेज आती है कि जब एंजाइम जो है वो है सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, ये एक ऐसा स्टेप आता है और इस स्टेप को हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है? तो आप यहाँ पर देखिए ये हमारा सबस्ट्रेट है, ग्रीन कलर के यहाँ पर सबस्ट्रेट दिखाई दिए गए हैं और यहाँ पर आप एक्टिव साइट्स देख सकते हैं। सबस्ट्रेट्स एंटरिंग एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम। तो सबस्ट्रेट जो है वो देखिए मूव करके ही इसके एक्टिव साइट की तरफ बढ़ रहा है ना? एक्टिव साइट की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो सबस्ट्रेट है एक्टिव साइट में देखिए अटैच हो गया। एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज अ सबस्ट्रेट बाइंड। तो अब इसका शेप जो है वो थोड़ा सा बदलता है, जैसे ही सबस्ट्रेट इससे बाइंड करता है ना ये शेप बदलता है। अब ये जो है ये आपका क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, ES कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? अब ये एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे EP कॉम्प्लेक्स बन रहा है। EP कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट तो बन चुका है लेकिन अभी भी वो एंजाइम से अटैच फॉर्म में ही है। ठीक है? फिर प्रोडक्ट लीविंग द, और जैसे ही अपने पुराने पुराने शेप में आ जाता है एंजाइम,
अब ये प्रोडक्ट का तो बॉन्ड अलग हो चुका है ना, ये नया चीज बन चुका है, तो ये इसमें रह ही नहीं पाता, इसका एक्टिव साइट इसके लिए सूटेबल नहीं है। देखिए, इसका एक्टिव साइट पहले कैसा था, ऐसे फ्लैट सा था। अब जब ये सबस्ट्रेट आता है तो ये अपने कन्फर्मेशन को थोड़ा-सा चेंज करता है। चेंज करता है, तो जैसे इसका शेप चेंज हो जाता है ना, अब ये और ये इसके में भी चेंज हो जाते हैं दोनों आपस में, और 2 नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब फिर उसके बाद क्या करता है, ये देखिए वापस से फ्लैट हो गया, वापस से अपने पुराने शेप में आ जाता है। शेप में आ जाता है तो अब इस क्लेफ्ट में ये प्रोडक्ट दोनों रह ही नहीं सकते, वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। और इस तरीके से आप देखिए प्रोडक्ट लिविंग इन एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। So during the state where the substrate is bound to the enzyme active sites, the new structure of the substrate called transition state structure is formed, है ना? तो बीच में जो है ये ट्रांजिशन स्टेट वाली जो स्टेज जो होती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। Very soon after the expected bond breaking, making is completed, है ना? Making is completed, the product is released from the active site. तो जैसे ही वो अपने कन्फर्मेशन में एंजाइम अपने चेंजेस लाता है, जो सबस्ट्रेट है ना, उसके बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और नए प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये जो शेप है एंजाइम का, जो शेप और कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है, ये बड़ा ही स्पेसिफिक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बेसिस पे जो है आप देखिए प्रोडक्ट बन रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ अ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि सबस्ट्रेट का जो है स्ट्रक्चर बदल रहा है और बना रहा है क्या, वो बना रहा है प्रोडक्ट्स। The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure, है ना? लेकिन इस पाथवे को फॉलो करते हुए जो संरचना बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके लिए इस ट्रांजिशन स्टेट का बनना बड़ा ही आवश्यक है। बिना ट्रांजिशन स्टेट के बने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है ना? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए इसको ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना ही पड़ेगा। So there could be many more altered structural states between the stable substrate and the products, है ना? तो अब आप देखिए ये जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि altered structural state जो है वो होना जरूरी है। बिना ऑल्टरेशन के तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं हो पाएंगे। और एंजाइम अगर है ऐसे ही बना हुआ है, उसने अपने कंफर्मेशन में कोई चेंज नहीं किया, तो नए प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। So implicit in this statement is the fact that all other intermediate structure states are unstable. तो जितने भी इंटरमीडिएट ये जो ES कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, EP कॉम्प्लेक्स जो देख रहे हैं, इन सभी जो स्टेजेस में जो है ये इंटरमीडिएट स्टेजेस है और ये अनस्टेबल होते हैं, काफी स्टेबल नहीं होते हैं। एंजाइम तो अपने आप में बदला, तो उसने सबस्ट्रेट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके प्रोडक्ट बना हुआ है। एंजाइम अभी अपने आप को ब्रेक किया था, फिर कहता मैं अभी अपने आप पुरानी वाली स्थिति में जाना चाहूंगा। वो फिर से अपने कन्फर्मेशन को चेंज करके पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। अब प्रोडक्ट कहते हैं अरे हम तो इसमें फिट ही नहीं हो सकते अब, तो वो छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। यही होना था, है ना? सबस्ट्रेट को बदलना था प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो है ये एंजाइम बेस्ड रिएक्शंस होते हैं। Stability is something related to energy status of the molecule of the structure. So कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल ये ना अपने शेप में चेंजेस ले आता है, रिएक्शन में चेंजेस होते हैं। किस लिए होते हैं? ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, है ना? कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इसलिए हो रहा है, रिएक्ट करके मैं स्टेबल हो जाऊं, है ना? तभी आप जो है केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो वहां पे भी आपने ये पढ़ा होगा कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं, सभी नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, स्टेबल, है ना? बड़ा आदमी। जो भी नोबल गैसेस हैं, अगर आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सभी जो हैं वो नोबल जो एलिमेंट्स हैं, है ना? ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये सब उसके कन्फर्मेशन को अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए केमिकल रिएक्शंस करते हैं आपस में। ठीक है? तो यहां पे भी जो देखिए जितने भी एंजाइम बेस्ड केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो क्यों हो रहे हैं? सबस्ट्रेट स्टेबल नहीं है। वो एंजाइम के साथ कंबाइन करता है कि भाई कुछ स्टेबिलिटी दे दो, एंजाइम कहता है ठीक है, तुम आ गए हो, अब मैं अपने आप को थोड़ा-सा बदल लूँगा।
जैसे ही बदलता है, सबस्ट्रेट जो है ब्रेक करके प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब सब एंजाइम कहता है मुझे फिर से अपना पुराना वाला ही कंफर्मेशन चाहिए, फिर से वो पुराने कंफर्मेशन बदलता है। अब प्रोडक्ट जो है वो उस जगह रह नहीं सकते। वो जो क्लेफ्ट है ना, एक्टिव साइट जो थी, वो अब उनको होल्ड नहीं कर सकती, तो वो बाहर निकल जाते हैं। यही जो था वो प्रोडक्ट बनने की कहानी थी, यानी कि केमिकल रिएक्शन, एंजाइम बेस्ड केमिकल रिएक्शंस के होने की कहानी। ठीक है, चलिए। Hence, when we look at this pictorially through a graph, it looks like a something as in graph, है ना। इसके अगले वाले स्लाइड में हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। So the y axis represent the potential energy content, है ना, और x axis represent the transition। तो y जो है यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। The x-axis represent the progression of the structural transformation or state to the transition state। तो और यहाँ पर आपको जो है वो x-axis स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमें प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। बिना एंजाइम के जो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है ना, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, तब क्या करेगा ये, इसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है रिएक्शन को पूरा करने में और ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए। जब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा तभी वो प्रोडक्ट बन सकता है। ये तब हो रहा है जब यहां पर एंजाइम्स नहीं है, एंजाइम एब्सेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एंजाइम आ गया, इस वाले पिंक वाला जो यहां पे ग्राफ शो किया गया है, इसमें क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो अब ये देखिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी है यहां पर बिना एंजाइम वाले रिएक्शन में। अब ये क्या कहता है कि एंजाइम तो प्रेजेंट है, तो ये फटाक से जो है ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि इसको जल्दी पहुंचाने के लिए यहां पर कौन है, एंजाइम है। तो एंजाइम जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लोअर डाउन कर देता है। तो आप देखिए एंजाइम बेस्ड रिएक्शन में एनर्जी की कम आवश्यकता है, एक्टिवेशन एनर्जी की कम आवश्यकता है, और हमारा प्रोडक्ट तो फिर भी बन जा रहा है। ठीक है, सो ये है हमारे एंजाइम की जो है असली पहचान। एंजाइम बेस्ड रिएक्शन इसलिए काफी हेल्पफुल है क्योंकि आपकी एनर्जी को वो कंजर्व कर रहे हैं। अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो इतनी सारी एनर्जी लगेगी उसी रिएक्शंस को कराने के लिए, लेकिन एंजाइम के प्रेजेंस में वो रिएक्शन फटाफट जल्दी हो जाता है और एनर्जी भी हमारी खर्च नहीं होती। ठीक है, सो द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों में डिफर होता है। द पी इज एट द लोअर लेवल, प्रोडक्ट जो होता है वो लोअर लेवल पर होता है, जबकि सबस्ट्रेट का जो रिएक्शन होता है ना वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो काफी ऊपर होता है। उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म दी प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ से जो है वो बाहर जो एनर्जी निकल ही रही है। सो whether it is an exothermic or a spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, क्या होगा, the S has to go through a much higher energy state or a transition state। चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, उसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना अनिवार्य है, बिना वहां तक पहुंचे बात नहीं बनेगी। ठीक है, so the difference in the average energy content of S from that of this transition state, it is called activation energy। So इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस है ना, एवरेज एनर्जी कंटेंट S से लेकर प्रोडक्ट तक बनने के बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, वहां तक सबस्ट्रेट को पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो एंजाइम कहाँ है, एंजाइम का क्या काम है,
एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी। अब एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम कहते हैं भाई इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं यूं ही खत्म कर दूंगा, इसको जल्दी करवा दूंगा मैं। एंजाइम ये करता है। तो यहां पर पैसे से हमने मैंने किसको इसको कंपेयर किया है, एनर्जी को। कम एनर्जी खर्च करके ही मैं प्रोडक्ट बना दूंगा, एंजाइम ये कह रहा है यहां पर। तो एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, मेकिंग द ट्रांजिशन H2P मोर इजी, है ना। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो होता है उसको थोड़ा नीचे ले आता है, नीचे ले आता है तो एनर्जी वहां पर कम मात्रा में इस्तेमाल होती है और हमारा प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट बनता है, उतनी ही मात्रा में बनता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा बनता है। हमने वो रिएक्शन देखा था ना कार्बोनिक एसिड बनने का, है ना। 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे जहां पर 6000 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, 10 मिलियन टाइम्स जो है वो ज्यादा वो बना रहा था एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, अब हम यहां पर देखेंगे कि एंजाइम एक्शन का नेचर क्या होता है। तो ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल। हर एंजाइम के पास ना एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है, ये जरूरी है, अदरवाइज वो एंजाइम किसी काम का नहीं है ना। तो हर एंजाइम के पास अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए उनके पास एक्टिव साइट्स होते हैं, और जब ये बाइंड कर जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में यूनियन होता है, और ये यूनियन टेम्पररी होता है ना। तो दिस complex is the short-lived and dissociate into its product, the unchanged with enzyme with an intermediate formation of enzyme product complex। तो अल्टीमेटली बनना क्या होता है, लास्ट में प्रोडक्ट बनना होता है, लेकिन बीच में जो है एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स थोड़े टाइम के लिए बनता है, ईपी कॉम्प्लेक्स, ये भी टेम्पररी, यानी कि एंजाइम और प्रोडक्ट जो है थोड़े टाइम के लिए साथ रहते हैं, फिर प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। और इसके पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में भी एक जो है वो टेम्पररी जो है वो यूनियन होता है। तो जैसे ही एंजाइम अपने कन्फर्मेशन को चेंज करता है, सबस्ट्रेट ब्रेक करके प्रोडक्ट बना देता है। सबस्ट्रेट ब्रेक भी करता है, कई बार नहीं भी करता है, अपने में चेंज ले आता है, यानी चेंज जरूरी है यहाँ पर, और यही चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस यही फिगर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर EP कॉम्प्लेक्स बन, है ना, ES कॉम्प्लेक्स एंड EP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली एज द सबस्ट्रेट बाइंड, तो एंजाइम अपना शेप में चेंज ला रहा है, और अब शेप जो है वो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के लिए फिट नहीं है, तो प्रोडक्ट में चेंजेस हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। अब एंजाइम कहता है ठीक है, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, मुझे फिर से अपने पुराने ही शेप में रहना है। तो एंजाइम फिर से अपने पुराने शेप में आ जाता है, और जैसे ही वो अपने पुराने शेप में आ जाता है, प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। एंजाइम दोबारा अवेलेबल है आने वाले सबस्ट्रेट को फिर से प्रोडक्ट में बदलने के लिए। सो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहती है, एंजाइम कई बार जो है वो इस तरीके से यूज्ड हो सकते हैं। The catalytic cycle of enzyme action can be described in the following step. First, the substrate bind to the active sites of the enzyme, fitting it to the active site. तो सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट एंजाइम की जो होती है उसमें जाकर फिट हो जाता है। The binding of the substrate induce the enzyme to alter its shape. अब ये जो बाइंडिंग हुई है, ये क्या करेगी, ये एंजाइम्स के शेप को चेंज करेगी, ऑल्टर इट्स शेप, है ना, शेप चेंज कर रही है। सो फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। नाउ द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम नाउ इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट break the chemical bond of the substrate and new enzyme product is formed. सो एंजाइम अपने कन्फर्मेशन को चेंज करती है, और वो कन्फर्मेशन चेंज जैसे ही होता है, एंड जो सबस्ट्रेट है वो उस क्लेफ्ट में फिट नहीं है अब, तो फिट होने के लिए क्या करता है, अपने में चेंज करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो अपने में चेंज करता है, नया प्रोडक्ट बनता है, और ये फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स आपको देखने को वहां पर मिलता है।
एंजाइम अभी भी संतुष्ट नहीं। एंजाइम कहता है कि नहीं, मुझे तो अपना पुराना कंफर्मेशन ही चाहिए। और जैसे ही वो अपने पुराने कंफर्मेशन में जाता है, प्रोडक्ट जो होता है वो ईपी कॉम्प्लेक्स है ना, ईपी कॉम्प्लेक्स से जो है वो प्रोडक्ट एंजाइम और प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ मिलकर एसई कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, फिर ये ईपी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स, तो यहां पर जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जो एंजाइम जो है वो कैटालाइज्ड रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए टेम्परेचर जो होगा, हमने पहले भी बात की थी कि टेम्परेचर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। क्यों करता है और कैसे करता है? इसका बहुत सिंपल सा है कि जो हमारे एंजाइम्स है उनका केमिकल नेचर क्या है? उनका केमिकल नेचर है प्रोटीन। सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। और अगर आप इसके टेम्परेचर को, पहले तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओगे ना, तो ये रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है ना रिएक्शन जो है वो बढ़ता है। और एंजाइम्स उतने टेम्परेचर पे उनका कोई भी स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन नहीं होता, यानी कि कोई भी कंफर्मेशन प्रोटीन का डीनेचुरेशन जो है वो नहीं होता। लेकिन एक लिमिट होती है टेम्परेचर सहने की ना, एंजाइम्स की यानी कि प्रोटीन की एक लिमिट होती है। और उस लिमिट तक पहुंचने के बाद जो है प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, यानी कि वो एंजाइम ही जो है वो डीनेचर हो जाता है। और इस तरीके से वो है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन फिर डाउन हो जाता है। ठीक है। सो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स जो है कि एंजाइम बेस्ड एक्टिविटीज को कैसे जो है वो होल्ड करते हैं। और हमें अभी एक चीज और पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, वो हम उसको अगले सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ आज हमने देखा कि कितने तरीके एंजाइम जो है कैटालाइज्ड रिएक्शन कैसे होते हैं, किस तरीके से एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की जो एक्टिविटी होती है, ट्रांजिशन स्टेट होता है ना। ये सारे पॉइंट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मैं अपने सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।